ट्रांसलेशन का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग इनिशिएशन तक बात कर चुके थे। अब पार्ट 2 में हम लोग इलोंगेशन की बात करते हैं। ठीक, अब इलोंगेशन का जो स्टेप होता है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अब हमने अमीनो एसिड्स को ऐड करना है। जब हमने इनिशिएशन की थी तो उसमें हमने क्या किया था कि ये हमारे पास अगर ई साइट थी, ये हमारे पास पी साइट थी और ये हमारे पास ए साइट थी ऑन द राइबोसोम। ठीक है, ई, पी और ए साइट। तो जो हमारा सबसे पहला अमीनो एसिड था जिसको इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए लेकर आ रहा था, वो कहाँ पर आकर अटैच होता था? वो पी साइड के ऊपर आकर अटैच होता था। ठीक, तो अब क्या करना है? इलोंगेशन का मतलब है कि अब हमने मज़ीद इस अमीनो एसिड में हमने अमीनो एसिड्स ऐड करते चले जाना है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है। ठीक, तो इलोंगेशन का क्या मतलब है? एडिशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू द कार्बोक्साइल एंड ऑफ द ग्रोइंग चेन। ठीक है, पहला अमीनो एसिड यहाँ पर मैथ्यूनिन होगा। मैथ्यूनिन के कार्बोक्साइल के साथ आकर यहाँ पर जो ए साइड के ऊपर जो नेक्स्ट अमीनो एसिड आएगा वो बॉन्ड बनाएगा। फिर इसी तरह चेन बढ़ती चली जाएगी और अमीनो एसिड्स ऐड होते चले जाएंगे। ठीक, अच्छा, दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि जो डायरेक्शन होती है हमारे पास ट्रांसलेशन की, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। तो अब ये अगर हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए पड़ा हुआ है और ये इसके ऊपर एक हमारे पास राइबोसोमल यूनिट अटैच है, तो अब जो राइबोसोमल यूनिट होगा वो इसके कहाँ से कहाँ मूव करेगा? इसकी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा और ये साइट्स हमें अवेलेबल होती चली जाएंगी और डिफरेंट जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं वो कवर करता चला जाएगा। अच्छा, इलोंगेशन फैक्टर्स की बात करते हैं कि इलोंगेशन में कौन कौन से फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। एस्केरिकिया कोलाई यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन से इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं? उसमें जो अमीनो एसिड का जो ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड लेकर आ रहा होता है उसको ए साइड के ऊपर जो बाइंड करवाता है, इसमें कौन सा इलोंगेशन फैक्टर काम देता है? इलोंगेशन फैक्टर TU। और उसके साथ क्या चीज़ अटैच होती है? उसके साथ GTP अटैच होती है जिसने एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है अमीनो एसिड को ए साइड के ऊपर बाइंड करवाने के लिए। ठीक है, तो इसमें प्रोकैरियोट्स में कौन सा इलोंगेशन फैक्टर होते हैं? TU और इलोंगेशन फैक्टर TS। साथ में GTP का हाइड्रोलिसिस होता है ताकि हमें एनर्जी प्रोवाइड हो सके। अब यूकैरियोट्स में कौन सा इलोंगेशन फैक्टर होता है? यूकैरियोट्स में होता है इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फ़ा और इलोंगेशन फैक्टर 1 बीटा एंड गैमा। दिस इज़ गैमा। ठीक है, इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फ़ा, इलोंगेशन फैक्टर 1 बीटा और साथ में GTP लगी होती है जिसने हाइड्रोलिसिस करके एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। अच्छा, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि सबसे पहला जो अमीनो एसिड था वो कहाँ पर आया था? वो आया था पी साइड के ऊपर। ठीक है, डायरेक्टली जो इनिशिएटेड ट्रांसफ़र आरएनए होता है, जो अमीनो एसिड से पहला अमीनो एसिड लेकर आता है, वो डायरेक्टली पी साइड के ऊपर आकर अटैच होता है। अब इलोंगेशन जब होगी तो ट्रांसफ़र आरएनए अपना एक और अमीनो एसिड लेकर आएगा और ए साइड के ऊपर आकर बाइंड कर देगा। ठीक है, ए साइड के ऊपर बाइंड हो गया। अब क्या होगा? यहाँ पे ज़रा नीट डायग्राम बना लेते हैं। ये ई साइट है, ये पी साइट है, ये ए साइट है, ये हमारे पास राइबोसोम है और ये हमारे पास 5 से 3 डायरेक्शन में क्या है? मैसेंजर आरएनए। अब सबसे पहले इनिशिएशन में हमने देख लिया था कि मैथ्यूनिन जो होगा वो इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए के साथ बाइंड होगा। इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए पी साइड के ऊपर आकर अटैच हो गया। अब इलोंगेशन में क्या करना है? एक और ट्रांसफ़र आरएनए आएगा। ठीक है, उसने अपना एक और अमीनो एसिड लिया हुआ होगा, वो इधर ए साइड के ऊपर बाइंड करेगा। ठीक, पी साइड के ऊपर बाइंड नहीं करेगा। पी साइड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सबसे पहला वाला ट्रांसफ़र आरएनए बाइंड करेगा। बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स आएंगे उन जो ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अटैच होंगे वो कहाँ पर आकर बाइंड होंगे? वो ए के ऊपर आकर बाइंड होंगे। ठीक है, अब ये वाला अमीनो एसिड और ये वाला अमीनो एसिड, इन दोनों के दरमियान क्या बनना है? बॉन्ड बनना है, जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों के दरमियान बनना है पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड है, इसके लिए हमारे पास कौन सा एंजाइम होता है? इसके लिए हमारे पास एंजाइम होता है पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, जो पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज है वो ये हमारे पास फॉर्मेशन करवा रहा होता है पेप्टाइड बॉन्ड की बिटवीन द 2 अमीनो एसिड्स। और ये पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज किसकी एक्टिविटी होती है? जो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए होता है 23S सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम के दो सब यूनिट्स काम कर रहे होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। अब जो 23S वाला सब यूनिट होता है उसका जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो ये रिएक्शन कैटालाइज कर रहा होता है। बेसिकली वो पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। और हमें ये पता है कि जो आरएनए कैटालाइसिस कर रहा होता है या एंजाइम के तौर पर एक्ट कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं राइबोजाइम। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन के अंदर जो पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज की एक्टिविटी है वो कौन परफॉर्म कर रहा है? वो 23S जो राइबोसोमल सब यूनिट है उसका राइबोसोमल आरएनए परफॉर्म कर रहा है, इसलिए हम उसको राइबोजाइम बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात अब ये करते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब नेक्स्ट क्या होगा? ठीक है, अब नेक्स्ट ये होगा कि ये हमारे पास थी ई साइड, अभी यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा। ये हमारे पास थी पी साइड, यहाँ पर हमारे पास पहला अमीनो एसिड रखा हुआ था। ठीक है,
अच्छा, अब ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसका अपना अमीनो एसिड है, इसका अपना अमीनो एसिड है। अब ये वाला जो ट्रांसफ़र आरएनए है जो पी साइड के ऊपर प्रेजेंट था, जब इसने पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा ए साइड के अमीनो एसिड के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास पहला अमीनो एसिड था, ये जो हमारे पास दूसरा अमीनो एसिड आया है। ठीक है, जो पी साइड के ऊपर अमीनो एसिड था अब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनचार्ज्ड। ठीक है, सॉरी, ट्रांसफ़र आरएनए जो था, जो पी साइड के ऊपर ट्रांसफ़र आरएनए था वो अनचार्ज हो जाएगा, क्योंकि अब उसका जो अमीनो एसिड है वो चला गया है कहाँ पर, ए साइड वाले अमीनो एसिड के साथ जाकर अटैच हो गया है। ठीक है, ट्रांसफ़र आरएनए सिर्फ तभी चार्ज होता है जब उसके साथ अमीनो एसिड अटैच होता है। अब क्या होगा, अब ये ऐसे एक पूरा राइबोसोमल यूनिट था। ठीक है, अब ये राइबोसोमल यूनिट आगे मूव करेगा कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स आगे मूव करेगा। अब आपने देखा कि ये जो ई साइट होती है ये भी 3 न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है, ये भी ऐसे 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसके ऊपर भी ऐसे 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कोडोन होता है। ठीक है, फिर जो ट्रांसफ़र आरएनए अपना एंटी कोडोन लाया होता है वो इस कोडोन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेता है। अब राइबोसोमल सब यूनिट जो होगा वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, अब जब ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स आगे मूव करेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये वाला जो अमीनो एसिड है ये कहाँ आ जाएगा, इस साइड के ऊपर आ जाएगा। ये वाली जो चीज़ है अमीनो एसिड्स और ये ट्रांसफ़र आरएनए ये कहाँ मूव कर जाएगा, ये पी साइड के ऊपर मूव कर जाएगा, और हमारे पास ये जो ए साइट होगी अब वो फिर से एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है, ए साइड फिर से एम्प्टी हो जाएगी। फिर क्या होगा, ए साइड के ऊपर एक नया अमीनो एसिड आएगा और यहाँ ई साइड से ये जो खाली ट्रांसफ़र आरएनए था ये एग्जिट कर जाएगा। तो अब यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद जो पी साइड के ऊपर जो ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर जो अमीनो एसिड लगा हुआ था वो ए साइड वाले अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बना के उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जो पी साइड पे हमारा ट्रांसफ़र आरएनए प्रेजेंट था वो अनचार्ज हो जाएगा। फिर राइबोसोम क्या करेगा, 3 न्यूक्लियोटाइड्स आगे मूव करेगा। जब वो 3 न्यूक्लियोटाइड आगे मूव करेगा तो जो हमारे पास पी साइड के ऊपर ट्रांसफ़र आरएनए पड़ा था वो ई साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, वहाँ से वो एग्जिट कर जाएगा। जो ए साइड के ऊपर चीज़ पड़ी थी वो कहाँ चली जाएगी, पी के ऊपर आ जाएगी, और ए साइड एम्प्टी हो जाएगी और वहाँ पर एक नया ट्रांसफ़र आरएनए आकर बाइंड होगा। ठीक है, ये जो राइबोसोम मूव करता है 3 न्यूक्लियोटाइड्स अहेड ऑन द मैसेंजर आरएनए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब ट्रांसलोकेशन के लिए हमारे पास कौन से फैक्टर्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में हमारे पास होता है इलोंगेशन फैक्टर जी, और यूकैरियोट्स में हमारे पास होता है इलोंगेशन फैक्टर 2। ठीक है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब ये हमारे पास ट्रांसलोकेशन हो जाएगी तो जो अनचार्ज्ड अमीनो एसिड नहीं, अनचार्ज ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, जो अनचार्ज ट्रांसफ़र आरएनए होगा जो अपना अमीनो एसिड अब दूसरे अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बना चुका है, ठीक है, वो मूव करेगा पी से ई साइड की तरफ, और जो पेप्टाइडाइल ट्रांसफ़र आरएनए होगा यानी ट्रांसफ़र आरएनए दैट इज़ कंटेनिंग द पेप्टाइड चेन, ठीक है, अमीनो एसिड की चेन जो ट्रांसफ़र आरएनए जिसके पास है वो कहाँ मूव करेगी, वो अब ए साइड से पी साइड पर आ जाएगी और ए साइड एक नए ट्रांसफ़र आरएनए के लिए खाली हो जाएगी। टर्मिनेशन में कौन से फैक्टर्स यूज़ हो रहे होते हैं, टर्मिनेशन इलोंगेशन होती चली जा रही है, अमीनो एसिड्स ऐड होते चले जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब ए साइड के ऊपर एक ऐसा यानी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आएगा जो कि किसी भी अमीनो एसिड को के लिए कोड नहीं कर रहा होगा, उसको हम कहेंगे ये स्टॉप कोडोन है, यहाँ पर कोई भी ट्रांसफ़र आरएनए आकर बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि टर्मिनेशन कोडोन है या फिर स्टॉप कोडोन है। अब इसमें कौन से हमारे पास फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, इसमें हमारे पास काम कर रहे होते हैं रिलीज़ फैक्टर्स। ठीक है, रिलीज़ फैक्टर 1 जो होता है वो UAA और UAG के लिए काम कर रहा होता है, और रिलीज़ फैक्टर 2 जो है ना वो UGA और UAA के लिए काम कर रहा होता है। ये क्या है, ये सारे हमारे पास स्टॉप कोडोन्स हैं। ठीक है, जब ये अपीयर होंगे तो हमारे पास जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें हमारे पास एक ही रिलीज़ फैक्टर होता है जो कि रिकग्नाइज़ करता है तमाम टर्मिनेशन कोडोन्स को। ठीक है, सिर्फ सिंगल रिलीज़ फैक्टर होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में भी मैंने बताया कि हमारे पास रिलीज़ फैक्टर प्रोकैरियोट्स में मैंने बताया कि रिलीज़ फैक्टर 1 जो होता है वो इनको रिकग्नाइज़ करता है, रिलीज़ फैक्टर 2 जो होता है वो इनको रिकग्नाइज़ करता है। लेकिन जो यूकैरियोट्स में सिर्फ सिंगल रिलीज़ फैक्टर होता है जो तमाम टर्मिनल कोडोन्स को रिकग्नाइज़ करता है। तो ये यहाँ पर हमारा जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है।